कल्पना कीजिए कि किसी बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी पर ना करोड़ों डॉलर का मुकदमा होने वाला है। करोड़ों का। हाँ, लेकिन इस मामले का फैसला कोई सरकारी अदालत या जो हमारे पब्लिक कोर्ट के जज होते हैं वो नहीं करेंगे। राइट। बल्कि फैसला वो व्यक्ति करेगा जिसे उन दोनों कंपनियों ने खुद चुना है। शायद कोई रिटायर्ड इंजीनियर हो सकता है या कोई प्राइवेट लॉयर। बिल्कुल। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरी कानूनी कार्रवाई की जो भनक है वो बाहर की दुनिया, मीडिया या उनके प्रतिद्वंदियों को कभी लगेगी ही नहीं। कभी नहीं, ये सब एकदम बंद दरवाजों के पीछे होता है। एग्जैक्टली तो आज के हमारे इस खास डीप डाइव में हम उन सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स या कह लें गुप्त अनुबंधों के पीछे के विज्ञान को डिकोड कर रहे हैं जो इस तरह के एक प्राइवेट जस्टिस सिस्टम को मुमकिन बनाते हैं। और पता है, ये सब अचानक हवा में नहीं हो जाता है। I mean, जो सार्वजनिक अदालतें हैं, पब्लिक कोर्ट्स हैं, उनकी जो बहुत ही धीमी, महंगी और अनिश्चित प्रक्रिया है ना, उससे बचने के लिए कॉर्पोरेट दुनिया ने बकायदा एक पैरेलल या समानांतर न्याय प्रणाली बना ली है। हाँ, एकदम एक अलग ही दुनिया बसा ली है। राइट। लेकिन इस पूरी प्रणाली का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो है ड्राफ्टिंग। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए आज मेरे सामने टेबल पर अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन या जिसे हम AAA कहते हैं, उसका वो बेहद जटिल और दिलचस्प मैनुअल रखा है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉजेस। ये मैनुअल अपने आप में एक मास्टरपीस है ना? तो आज का हमारा मिशन ही यही है कि हम ये समझें कि कैसे महज कुछ अंग्रेजी शब्दों की चालाकी से ड्राफ्टिंग करके दुनिया भर में अरबों डॉलर के रिस्क को कंट्रोल किया जाता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दस्तावेज सिर्फ उबाऊ लीगल पेपर्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में हाईली इंजीनियर्ड गणितीय और मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क हैं। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। मैं ये मैनुअल खोल रहा हूँ। Sure. इस मैनुअल के पहले ही पेज पर एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंकाने वाली बात लिखी है। एक साधारण एग्रीमेंट और एक आयरन क्लैड आर्बिट्रेशन क्लॉज में क्या फर्क होता है, इसे समझाते हुए यहाँ लिखा है, लुक एट दिस स्पेसिफिक फ्रेजिंग। मैं कोट पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़िए। यहाँ लिखा है, इट इज नॉट इनफ टू स्टेट दैट डिस्प्यूट्स अराइजिंग अंडर द एग्रीमेंट शैल बी सेटल्ड बाय आर्बिट्रेशन। ये लाइन बहुत ही क्रिटिकल है। मतलब ये फाउंडेशन है। राइट। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मैं किसी को डिनर पर बुलाऊं, बहुत ही प्यार से इनवाइट करूं, लेकिन उसे अपने घर का पता ही ना दूं। हाँ, आप उन्हें बुला तो रहे हैं, लेकिन डिनर कब है, कहाँ है, कौन सा खाना बनेगा, ये सब तो गायब है। एग्जैक्टली। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट? देखो, लीगल कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के जो अधूरे और जल्दबाजी में लिखे गए वाक्य होते हैं, उन्हें पैथोलॉजिकल आर्बिट्रेशन क्लॉज कहा जाता है। पैथोलॉजिकल मतलब डिफेक्टिव? हाँ, पैथोलॉजिकल यानी एक ऐसा बीमार या डिफेक्टिव क्लॉज जो खुद अपने आप में एक नया विवाद पैदा कर दे। ओह वाओ। अगर कोई कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये एक लाइन लिख देती है कि विवाद मध्यस्थता से सुलझेगा, तो असल में जब सच में करोड़ों का विवाद खड़ा होगा, तब दोनों पार्टियां एक दूसरे के खून की प्यासी होंगी। जाहिर सी बात है, उस वक्त तो कोई सहमति बनेगी ही नहीं। बिल्कुल। उस वक्त वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हो पाएंगी कि जज कौन होगा, जगह क्या होगी या नियम कौन से लागू होंगे। इसे पार्टी ऑटोनॉमी के सिद्धांत के तहत देखा जाता है कि आपको ये सब शांति के समय ही तय करना होता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। एग्जैक्टली। वरना ये क्लॉज बिना पब्लिक कोर्ट के हस्तक्षेप के लागू ही नहीं किया जा सकता। और मजे की बात देखिए, जिस पब्लिक कोर्ट से बचने के लिए आपने ये सब किया, आपको वापस उसी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको उसी कोर्ट में जाकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और यही वजह है कि जो बड़ी लॉ फॉर्म्स होती हैं वो स्टैंडर्ड ARAS क्लॉज का इस्तेमाल करती हैं। इस मैनुअल में जो स्टैंडर्ड क्लॉज दिया है उसकी वर्डिंग देखिए। मैं इसे ठीक वैसा ही पढ़ता हूं जैसा ये यहाँ लिखा है। हाँ, गो हेड। यहाँ है, एनी कॉन्ट्रोवर्सी और क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ और रिलेटिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच thereof shall be settled by arbitration administered by the American Arbitration Association, and judgment on the award rendered by the arbitrator or arbitrators may be entered in any court having jurisdiction thereof. अगर हम इसे लाइन बाय लाइन एनालाइज करें तो ये बहुत ही पावरफुल है। इसके शब्द कितने चुने हुए हैं। पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये क्लॉज एक सेल्फ एनफोर्सिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। शुरुआत के शब्दों पर गौर कीजिए जो आपने पढ़े, अराइजिंग आउट ऑफ और रिलेटिंग टू। हाँ, अराइजिंग आउट ऑफ और रिलेटिंग टू। ये कोई आम फ्रेज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कानूनी जाल है जो ये सुनिश्चित करता है कि हर तरह का विवाद, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का सीधा उल्लंघन हो
या कोई फ्रॉड का आरोप हो या कोई ट्रेड सीक्रेट की चोरी हो, सब कुछ इसी क्लॉज के दायरे में आएगा। मतलब कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। एकदम। इसे लीगल टर्म्स में कॉम्पिटेंस का सिद्धांत कहते हैं। कॉम्पिटेंस इसका मतलब आर्बिट्रेटर की खुद की पावर से है क्या? एग्जैक्टली मैं समझाती हूँ। इसका मतलब है कि आर्बिट्रेटर को ही ये तय करने का अधिकार या कॉम्पिटेंस है कि कोई मामला उसके अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं। हाँ, तो कोई पार्टी ये कहकर कोर्ट नहीं जा सकती कि हमारा विवाद तो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का है। बिल्कुल नहीं जा सकती। और इसके बाद जो आखिरी हिस्सा आपने पढ़ा ना, एंट्री ऑफ जजमेंट, वो तो समझ लीजिए इस पूरी मशीन का इंजन है। वो कैसे? देखिए, आर्बिट्रेशन के बाद जो फैसला आता है उसे अवार्ड कहते हैं, लेकिन एंट्री ऑफ जजमेंट के बिना आपका वो अवार्ड महज एक कागज का टुकड़ा है। राइट, क्योंकि आपके पास कोई पुलिस या आर्मी तो है नहीं उसे लागू करवाने के लिए। एग्जैक्टली। तो ये क्लॉज ये गारंटी देता है कि जीतने वाला पक्ष उस अवार्ड को लेकर किसी भी सरकारी अदालत में जा सकता है, उसे एक असली कोर्ट जजमेंट में बदलवा सकता है और हारने वाली की संपत्ति को जब्त करवा सकता है। वाह, मतलब प्राइवेट कमरे में फैसला हुआ लेकिन उसकी ताकत एकदम सरकारी कोर्ट जैसी है। एब्सोल्युटली। बट वेट, सीधा आर्बिट्रेशन की लड़ाई में कूदना तो बहुत ही एग्रेसिव और खर्चीला कदम है ना? हाँ, काफी खर्चीला है। तो अगर दो कंपनियों के बीच मान लीजिए 20 साल पुराना बिजनेस रिलेशनशिप है, तो क्या उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है? यहाँ इस मैनुअल में स्टेप क्लॉजेस का जिक्र किया गया है। हाँ, स्टेप क्लॉजेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ये लाइन देखिए जो एक तरह से विवाद को धीरे धीरे सुलझाने की बात करती है। मैं पढ़ता हूँ। इन द इवेंट ऑफ एनी कंट्रोवर्सी और क्लेम, the parties hereto shall consult and negotiate with each other. If they do not reach settlement within a period of 60 days, then either party may demand mediation. इसे लीगल दुनिया में 3-tier एस्केलेशन मॉडल कहा जाता है। 3 tier, ओके। हाँ, आप सीधे न्यूक्लियर बटन नहीं दबा सकते। ये एक सीढ़ी नुमा प्रक्रिया है। टियर 1 है नेगोशिएशन, यानी आपकी आपसी बातचीत। टियर 2 है मीडिएशन, जहां किसी न्यूट्रल व्यक्ति की मदद से समझौता कराने की कोशिश होती है। राइट। और अगर ये दोनों फेल हो जाएं, तब आता है टियर 3 यानी आर्बिट्रेशन, जो कि अंतिम और बाध्यकारी फैसला होता है। ओके। कानूनी रूप से इन शुरुआती स्टेप्स को कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं। यानी ये एक अनिवार्य शर्त है, मतलब आपको ये करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप सीधे आर्बिट्रेशन का केस फाइल ही नहीं कर सकते जब तक कि आप ये साबित ना कर दें कि आपने पहले 60 दिन बातचीत की पूरी कोशिश की थी। That makes sense. ये सिस्टम लंबे समय के व्यापारिक रिश्तों को तुरंत टूटने से बचाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही रिस्की पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। अच्छा, रिस्की कैसे? कई बार पार्टियां इसी स्टेज पर प्री हियरिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, या जिसे हम अमेरिकी कानून में डिस्कवरी कहते हैं, उसे बहुत सख्ती से सीमित कर देती हैं। मतलब वो लिख देते हैं कि हम एक दूसरे को ज्यादा ईमेल्स या डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे? हाँ, शुरुआत में उन्हें लगता है कि अरे, इससे हमारा समय और पैसा बचेगा, लेकिन ऐसा करके वे आर्बिट्रेटर्स डिस्क्रिशनरी पावर यानी जज के विशेषाधिकार को बहुत कम कर देते हैं। ओके, तो अगर बाद में कोई सबूत चाहिए हो तो? वही तो, अगर बाद में मामला बहुत पेचीदा निकल जाए और सच्चाई सामने लाने के लिए किसी पुराने सर्वर का डेटा चाहिए हो, तो भी आर्बिट्रेटर वो जानकारी नहीं मांग सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसे ऐसा करने से रोकता है। ओहो, मतलब वो अपने ही बुने जाल में खुद ही फंस जाते हैं। एग्जैक्टली। खैर, मान लीजिए कि बातचीत फेल हो गई और मामला आर्बिट्रेशन में पहुंच ही गया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि फैसला करेगा कौन? राइट, जज कौन होगा? यहाँ जजों की संख्या और उनके चयन की जो प्रक्रिया दी गई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लुक एट दिस एग्जैक्ट लाइन। The arbitrator selected by the claimant and the arbitrator selected by respondent shall within 10 days of their appointment select a third neutral arbitrator. ये सुनने में तो बहुत फेयर लगता है। मैंने अपना जज चुना, आपने अपना चुना, और उन दोनों ने मिलकर एक तीसरा न्यूट्रल जज चुन लिया। बिल्कुल फेयर लगता है, लेकिन अगर वो दोनों जज किसी तीसरे नाम पर सहमत ही ना हो, तब क्या होगा? मतलब पूरी प्रक्रिया तो वहीं रुक जाएगी, राइट? यही वो जगह है जहां ट्राइपार्टाइट पैनल डॉक्ट्रिन का असली टेस्ट होता है। ये जो 3 जजों का पैनल होता है ना, इसमें दोनों पक्ष अपना अपना एक विंग आर्बिट्रेटर चुनते हैं। विंग आर्बिट्रेटर, ओके। हाँ, और वे दोनों मिलकर एक मुख्य जज या चेयर चुनते हैं। लेकिन जैसा कि आपने सही पॉइंट आउट किया, अगर डेडलॉक हो जाए तो? हाँ, वही,
अगर बात ना बने। तो इस तरह के गतिरोध से बचने के लिए एक डिफॉल्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी का क्लॉज होना बेहद जरूरी है। जैसे कि ये एज अ फॉल बैक, मैंने इसके बारे में सुना है। एग्जैक्टली अगर आपके अग्रीमेंट में ये लिखा है कि 10 दिन के अंदर सहमति नहीं बनी तो एएसी संस्था खुद आकर तीसरे न्यूट्रल जज की नियुक्ति कर देगी, तो आपका प्रोसेस कभी नहीं रुकेगा। वाह। और अगर ये डिफॉल्ट मैकेनिज्म नहीं है तो आपको मजबूरन कोर्ट जाना पड़ेगा, जज से गुहार लगानी पड़ेगी कि प्लीज हमारे लिए एक आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दीजिए। और जिस कोर्ट से आप भागना चाहते थे, आप फिर वहीं खड़े होंगे, मतलब बैक टू स्क्वायर वन। बिल्कुल। और एक और चीज जो मुझे इस मैनुअल में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो है इन जजों की योग्यता या क्वालिफिकेशंस। हाँ, ये बहुत शानदार हिस्सा है। पब्लिक कोर्ट में तो आपको जो जज मिल गया सो मिल गया, चाहे उसे आपके बिजनेस की ABCD भी ना पता हो। राइट। लेकिन यहाँ ये स्पेसिफिक लाइन सुनिए, द पैनल ऑफ 3 arbitrators shall consist of 1 contractor, 1 architect and 1 construction attorney। इसे एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल कहते हैं। और सच कहूं को ये पब्लिक कोर्ट्स ऑफ प्राइवेट आर्बिट्रेशन के बीच का सबसे बड़ा और सबसे अहम अंतर है। ओके, कैसे? जरा सोचिए, अगर किसी बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के कंस्ट्रक्शन में कोई दरार आ गई है तो पब्लिक कोर्ट का एक आम जज कंक्रीट की डेंसिटी या लोड बेरिंग कैपेसिटी के तकनीकी पहलुओं को कैसे समझेगा? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। मतलब वकीलों को महीनों लग जाएंगे उसे बेसिक इंजीनियरिंग समझाने में। बिल्कुल। और उस समझाने के प्रोसेस में लाखों डॉलर सिर्फ एक्सपर्ट विटनेसेस को बुलाने में खर्च हो जाएंगे। ओ माय गॉड, हाँ। लेकिन इस क्लॉज के जरिए आप पहले दिन से ही एक ऐसा पैनल बना लेते हैं जिसमें एक प्रैक्टिसिंग इंजीनियर है, एक आर्किटेक्ट है और कानूनी पेचीदगियों को संभालने के लिए एक कंस्ट्रक्शन लॉयर है। दैट इज सो स्मार्ट। है ना? इसके अलावा एक और बात है, लोकेल या स्थान का चुनाव। हाँ, मैनुअल कहता है कि जगह बहुत सोच समझकर चुननी चाहिए। क्योंकि इसे लेक्स आर्बिट्री या लॉ ऑफ द सीट कहते हैं। ये महज कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये तय करता है कि पूरी प्रक्रिया पर किस जगह का कानून लागू होगा। अच्छा, तो अगर मैं कोई भी रैंडम जगह चुन लूं तो? अगर आप गलती से कोई ऐसा देश चुन लेते हैं जिसने न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड दुनिया के 170 से ज्यादा देशों में लागू या एनफोर्स ही नहीं हो पाएगा। मतलब आपका करोड़ों का फैसला बस कागज रह जाएगा। एग्जैक्टली। और इसमें लैंग्वेज का क्लॉज भी है। मैनुअल स्पष्ट रूप से कहता है कि मल्टीलिंगुअल मामलों में भाषा का चुनाव पहले ही हो जाना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। I mean, अगर एक कोरियन कंपनी और एक जर्मन कंपनी के बीच केस चल रहा है और भाषा तय नहीं है, तो हर दस्तावेज के 3-3 अनुवाद कराने पड़ेंगे। ट्रांसलेशन कॉस्ट सी कंपनी का बजट बिगाड़ देंगी। बिल्कुल, ट्रांसलेशन बहुत महंगा होता है। हमने अपनी पसंद के एक्सपर्ट जज चुन लिए, जगह तय कर ली, भाषा फिक्स कर ली, लेकिन ये जज किस कानून के तहत फैसला करेंगे? गवर्निंग लॉ। हाँ, गवर्निंग लॉ को लेकर यहाँ जो पंक्ति दी गई है वो बहुत छोटी है, लेकिन उसके मायने बहुत गहरे हैं। मैं पढ़ता हूँ। द यूनाइटेड स्टेट्स आर्बिट्रेशन एक्ट shall govern the interpretation, enforcement and proceedings। ये लाइन फेडरल प्रीएम्पशन का एक मास्टर क्लास है। फेडरल प्रीएम्पशन? हाँ, अगर हम अमेरिकी कानून के संदर्भ में बात करें तो इसे इंटरस्टेट कॉमर्स क्लॉज की ताकत के तौर पर देखा जाता है। देखिए, अमेरिका में कई स्टेट्स या राज्य ऐसे हैं जिनके स्थानीय कानून आर्बिट्रेशन के सख्त खिलाफ होते हैं। ओके। वे उपभोक्ताओं या कर्मचारियों को बचाने के लिए ऐसे कानून बनाते हैं जो आर्बिट्रेशन को खारिज कर सकें। तो फिर ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो इससे कैसे बचती हैं? जब उनके वकील कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट रूप से द यूनाइटेड स्टेट्स आर्बिट्रेशन एक्ट यानी FAA को शामिल कर देते हैं तो वो एक अदृश्य शील या कवच बना लेते हैं। वाओ। फेडरल कानून यानी संघीय कानून हमेशा स्टेट कानून पर भारी पड़ता है। आप फेडरल लॉ को इन्वोक करके उन सभी विरोधी राज्य कानूनों को शून्य या नलिफाई कर देते हैं। ये तो सीधे सीधे लीगल हैकिंग है। मतलब आपने स्टेट के कानून को ही बाईपास कर दिया। बिल्कुल, इसे बहुत चालाकी से ड्राफ्ट किया जाता है। लेकिन चलिए एक और सिनेरियो इमेजिन करते हैं। मान लीजिए ट्राइब्यूनल बनने में हफ्तों लग रहे हैं और इस बीच मुझे पता चलता है कि जिस कंपनी पर मैंने केस किया है उसका मालिक अपनी सारी संपत्ति बेचकर भागने की फिराक में। ये तो बहुत कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा? मेरे जज तो अभी तक अपॉइंट ही नहीं हुए। यहां मैनुअल में एक सेक्शन है प्रिलिमिनरी रिलीफ और एस्क्रो के बारे में। हाँ, पढ़िए क्या लिखा है। यहां लिखा है ईदर पार्टी
मे अप्लाई टू द आर्बिट्रेटर सीकिंग इंजंक्टिव रिलीफ। और आगे है एस्क्रो 1 पेंडिंग द आउटकम ऑफ द आर्बिट्रेशन द स्पेसिफिक पार्टी शैल प्लेस इन एस्क्रो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है और इसी के लिए इंटरिम मेजर्स या प्रोविजनल रेमेडीज का प्रावधान रखा जाता है। ओके, तो ये काम कैसे करता है? अगर आपके क्लॉज में ये लिखा है तो आप तुरंत किसी भी पब्लिक अदालत में जाकर उस भागते हुए व्यक्ति की संपत्ति या बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं। वेट, अदालत जाने का मतलब ये नहीं होगा कि आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टूट गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इस क्लॉज की खूबी है। और जो एस्क्रो वाला हिस्सा आपने पढ़ा ना, हाँ, एस्क्रो अकाउंट वाला, वो एसेट सिक्योरिटाइजेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, आपने 5 साल केस लड़ा, करोड़ों रुपए वकीलों पर खर्च किए, और जब फैसला आपके हक में आया तब पता चला कि हारने वाली कंपनी दिवालिया हो चुकी है, बैंकरप्ट। एग्जैक्टली, जीत का क्या फायदा अगर पैसे ही ना मिले। राइट। इसीलिए एस्क्रो क्लॉज के जरिए आप शुरू में ही विवादित धनराशि को एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल खाते में रखवा देते हैं। इससे जीतने वाले को ये 100% गारंटी होती है कि उसे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स जीनियस। ये सब दो पार्टियों के बीच तो बहुत स्मूथ लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां एक ओनर होता है, एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर होता है और उसके नीचे 20 सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा जाल होता है। ये तो बिल्कुल एक मल्टी कार पाइलअप की तरह है, जहां सब एक दूसरे से भिड़ गए हैं। अगर इन सबके बीच विवाद हो जाए तो क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स है। इस मैनुअल में कंसोलिडेशन यानी एकत्रीकरण को लेकर एक बहुत ही सख्त लाइन है। मैं पढ़कर सुनाता हूं। द ओनर, द कॉन्ट्रैक्टर and all subcontractors are bound each to each other by this arbitration clause. आपकी मल्टी कार पाइलअप वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। नॉर्मल पब्लिक कोर्ट में अगर ऐसा एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है हर कार का ड्राइवर अलग-अलग कोर्ट में केस करे। हाँ, कोई किसी कोर्ट में जाएगा, कोई किसी में। राइट। एक जज कहे कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, दूसरा जज किसी और केस में कहे कि सब कॉन्ट्रैक्टर की गलती है। इसे कॉन्फ्लिक्टिंग रूलिंग्स कहते हैं, जहां फैसले आपस में ही टकरा जाते हैं। बिल्कुल, और अंत में किसी को न्याय नहीं मिलता। इस क्रॉसफायर से बचने के लिए जॉइंडर और कंसोलिडेशन क्लॉज डाले जाते हैं। तो ये काम कैसे करता है? सारे केस एक साथ कैसे जुड़ जाते हैं? ये होता है फर्स्ट फाइल्ड रूल के जरिए। जिस केस में सबसे पहले ट्रिब्यूनल या जज की नियुक्ति हुई है, वो एक चुंबक या मैग्नेट की तरह काम करता है। ओके। बाकी के सारे जुड़े हुए केस अपने आप खिंचकर उसी जज के पास आ जाते हैं। इससे न सिर्फ विरोधाभासी फैसलों का रिस्क खत्म होता है, बल्कि एक ही बड़ी सुनवाई में सारा मामला निपट जाता है। वाव। लेकिन जब इतने सारे लोग एक ही केस में जुड़ जाएंगे तो कागजी कार्रवाई यानी पेपर वर्क तो आसमान छू लेगी। ओहो, पेपर वर्क की तो आप बात ही मत कीजिए। हर कोई एक दूसरे से दस्तावेज मांगेगा। इसे कंट्रोल करने के लिए डिस्कवरी की सीमाओं को तय करना बहुत जरूरी है। मैनुअल की ये सटीक पंक्तियां देखिए। All discovery shall be completed within 45 or 60 days। और फिर आगे है deposition shall be limited to a maximum of 3 per party। आपको पता है, अमेरिकी लीगल सिस्टम में डिस्कवरी अब्यूज एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। बीमारी? हाँ, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जानबूझकर सामने वाले से 10 साल पुराने लाखों ईमेल्स और दस्तावेज मांग लेती हैं। उनका मकसद सच्चाई खोजना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? उनका मकसद होता है सामने वाली पार्टी को खर्चे और थकान से मार देना। इसे लीगल टर्म्स में पेपरिंग समवन टू डेथ कहते हैं। ओह माय गॉड, पेपरिंग समवन टू डेथ। तो आर्बिट्रेशन में इसे कैसे रोकते हैं? आर्बिट्रेशन में प्रोपोर्शनैलिटी इन डिस्कवरी का सिद्धांत लागू होता है, और जो क्लॉज आपने अभी पढ़ा उसे हम द ट्रिपल कैप प्रोटोकॉल कह सकते हैं। ट्रिपल कैप मतलब 3 लिमिट्स। एग्जैक्टली। ये वकीलों पर 3 तरफ से लगाम कसता है। पहला है क्वांटिटी, आप अधिकतम 3 लोगों का ही डिपोजिशन या गवाही ले सकते हैं। दूसरा है टाइम, ये सब आपको 45 या 60 दिनों के अंदर ही खत्म करना होगा। और तीसरा है ड्यूरेशन, हर पूछताछ केवल 3 या 6 घंटे की ही हो सकती है। कोई भी वकील फालतू के सवाल पूछकर समय बर्बाद नहीं कर सकता। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये सब कुछ अंततः समय और पैसे का ही खेल है। अगर मैं एक बड़ी कंपनी का सीईओ हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरा फाइनेंशियल रिस्क पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हो। जाहिर सी बात है। रेमेडीज या मुआवजे के बारे में इस मैनुअल में लिखा है, The arbitrators will have no authority to award punitive or other damages. राइट। और सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट जो मुझे लगा वो है बेसबॉल आर्बिट्रेशन। इसकी लाइन देखिए,
Each party shall submit their last best offers. The arbitrator shall be limited to awarding only one or the other. ये मॉडर्न कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट का चरम है, मैं बता रही हूँ। कैसे? सबसे पहले तो लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज के जरिए पार्टियां जज की उस शक्ति को ही छीन लेती हैं जिसमें वो प्यूनिटिव या दंडात्मक जुर्माना लगा सकता है। मतलब कोई भी कंपनी एक झटके में $100 मिलियन का जुर्माना खाकर दिवालिया नहीं होगी। और वो बेसबॉल आर्बिट्रेशन वाला हिस्सा? ओहो, वो तो प्योर गेम थ्योरी है। जरा इमेजिन कीजिए, कंपनी ए कहती है कि हमें $10 मिलियन चाहिए, कंपनी बी कहती है कि हम सिर्फ $1 मिलियन देंगे। नॉर्मल जज क्या करेगा? वो दोनों के बीच का रास्ता निकालेगा और $5 मिलियन का अवार्ड दे देगा। इसे स्प्लिट द बेबी अप्रोच कहते हैं। राइट। जज हमेशा बीच का रास्ता खोजते हैं ताकि दोनों थोड़े थोड़े खुश रहें। लेकिन फाइनल ऑफर आर्बिट्रेशन या बेसबॉल आर्बिट्रेशन में जज की ये पावर खत्म कर दी जाती है। जज अपनी तरफ से कोई नया नंबर सोच ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, उसे दोनों पार्टियों द्वारा दिए गए सीक्रेट लास्ट बेस्ट ऑफर्स में से किसी एक को ही चुनना होगा। वेट अ मिनट, इसका मतलब है कि अगर मेरी मांग बहुत ज्यादा बेतुकी या लालची है तो जज सामने वाले के तार्किक ऑफर को चुन लेगा और मैं पूरी तरह हार जाऊंगा। बिल्कुल, और यही इसका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल मैजिक है जिसे कन्वर्जेंस इफेक्ट कहते हैं। कन्वर्जेंस इफेक्ट? हाँ, डर के मारे दोनों पार्टियां अपनी अपनी अजीबोगरीब और लालची मांगों को छोड़ देती हैं। कंपनी ए 10 मिलियन से गिरकर 6 मिलियन पर आ जाती है और कंपनी बी 1 मिलियन से उठकर 4 मिलियन पर। वाओ। कई बार तो ये ऑफर्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि सुनवाई की नौबत ही नहीं आती, दोनों आपस में ही सेटलमेंट कर लेते हैं। दैट इज ब्रिलियंट, सच में। इसी वित्तीय जोखिम प्रबंधन में एक और हथियार है जिसे आर्बिट्रेशन विद इन मॉनेटरी लिमिट्स कहा जाता है। ये भी कमाल का है। नए मैनुअल की ये लाइन पढ़ता हूं, Should the arbitrator's award exceed the maximum amount of a specified amount, then only this maximum amount shall be paid. इसे इंडस्ट्री में ब्रैकेटेड आर्बिट्रेशन या हाइलो एग्रीमेंट्स कहा जाता है। हाइलो? हाँ, इसे आप एक तरह की वित्तीय बीमा पॉलिसी या फाइनेंशियल इंश्योरेंस समझ सकते हैं। केस शुरू होने से पहले ही दोनों पार्टियां एक न्यूनतम यानी लो और अधिकतम यानी हाई सीमा तय कर लेती हैं। यानी वादी को गारंटी होती है कि अगर वो केस हारा तब भी उसे लो वाला कुछ अमाउंट तो मिलेगा ही। बिल्कुल। और प्रतिवादी को तसल्ली रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हाई वाली लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। सही पकड़े एकदम। और आपको पता है इसका एक और भी गुप्त वर्जन होता है। अच्छा, वो क्या है? उसे ब्लाइंड हाई लो या नाइट बेसबॉल कहते हैं। इसमें जज को इन सीमाओं या ब्रैकेट्स के बारे में बताया ही नहीं जाता। वेट, जज को पता ही नहीं होता? नहीं, जज पूरी ईमानदारी से अपना फैसला सुनाता है। अगर जज का फैसला उस ब्रैकेट के अंदर है तो वही पैसा दिया जाता है। और अगर बाहर हुआ तो? अगर फैसला ब्रैकेट से बाहर है तो पार्टियां अपने सीक्रेट एग्रीमेंट के हिसाब से उस रकम को अपनी तय सीमा पर एडजस्ट कर लेती हैं। जज को कभी पता भी नहीं चलता। ओह माय गॉड, ये तो सच में एक पैरेलल या समानांतर दुनिया है ना? चलिए अब अंतिम चरण पर आते हैं, दी आफ्टरमैथ्स। जब फैसला आ जाता है तो सबसे बड़ा दर्द होता है वकीलों की भारी भरकम फीस, उसे कौन देगा? ये तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है। मैनुअल का ये क्लॉज बहुत क्लियर है, मैं पढ़ता हूँ। द प्रिवेलिंग पार्टी शैल बी एंटाइटल्ड टू एन अवार्ड ऑफ रीजनेबल अटर्नी फीस। दिस इज अ ह्यूज डील, क्योंकि अमेरिका में आमतौर पर अमेरिकन रूल चलता है। अमेरिकन रूल मतलब? इसका मतलब है कि आप केस जीते या हारे, आपको अपने वकील का करोड़ों का बिल खुद ही भरना पड़ेगा। कई बार तो केस जीतने वाला भी फीस भरते भरते बर्बाद हो जाता है। तो इस क्लॉज से क्या बदलता है? इस एक लाइन के जरिए पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट में इंग्लिश रूल या कॉस्ट शिफ्टिंग लागू कर देती हैं। ओके। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हारेगा वो पैसे भरेगा। ओके, तो हारने वाले पर सारा बोझ आ जाता है। बिल्कुल, हारने वाले को न सिर्फ खुद का खर्चा बल्कि जीतने वाले के वकीलों का, एक्सपर्ट्स का, फ्लाइट्स का और यहाँ तक कि फोटोकॉपी तक का पूरा खर्च उठाना पड़ेगा। वाओ। ये फ्रिवोलस या झूठे केस करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा डेटरेंट यानी निवारक है। और ये जो फैसला आता है वो दिखता कैसा है? और सबसे जरूरी बात, क्या वो दुनिया से छुपा रहता है? मैनुअल की ये 2 पंक्तियां देखिए। हाँ, पढ़िए। पहली है, द अवार्ड शैल इंक्लूड फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट एंड कंक्लूजन्स ऑफ लॉ। और प्राइवेसी के लिए लिखा है, नीदर अ पार्टी नॉर एन आर्बिट्रेटर मे डिस्क्लोज द एग्जिस्टेंस, कंटेंट और रिजल्ट्स। देखिए, एक स्टैंडर्ड अवार्ड में जज सिर्फ एक लाइन लिखता है, कंपनी ए कंपनी बी को $5 मिलियन देगी, बस, कोई सफाई नहीं। ओके। लेकिन जब पार्टियां रीजन्ड ओपिनियन या स्पीकिंग अवार्ड की मांग करती हैं, जैसा कि आपने अभी पढ़ा, तो जज को बकायदा एक लंबा दस्तावेज लिखना पड़ता है कि उसने ये फैसला किन तथ्यों और कानूनों के आधार पर लिया है। मतलब प्रॉपर लॉजिक देना पड़ता है। हाँ, बड़ी कंपनियों के लिए ये जरूरी है ताकि वे अपनी गलतियों से सीख सकें।
और वो गैग ऑर्डर वाली बात जो प्राइवेसी के लिए थी? हाँ, प्राइवेसी बनाम कॉन्फिडेंशियलिटी का कानूनी फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्राइवेसी का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई बाहरी व्यक्ति सुनवाई के कमरे में नहीं आ सकता, Okay. लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है टोटल एक्लिप्स। ये क्लॉज ये सुनिश्चित करता है कि आप कमरे से बाहर जाकर मीडिया, अपने शेयर होल्डर्स या अपने प्रतिद्वंद्वियों को ये तक नहीं बता सकते कि आपके बीच कोई केस चल भी रहा था। मतलब बाहर की दुनिया के लिए कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल, एकदम सीक्रेट। लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ थोड़ी खटक रही है, मैनुअल के अंत में मीडार्प का जिक्र है, जहां मीडिएशन और आर्बिट्रेशन को मिला दिया जाता है। लाइन है, इफ ऑल पार्टीज टू द डिस्प्यूट अग्री, अ मीडिएटर इन्वॉल्व्ड इन द पार्टीज मीडिएशन मे बी आस्क्ड टू सर्व एज द आर्बिट्रेटर। क्या एक ही व्यक्ति का पहले मीडिएटर यानी सुलह कराने वाला और फिर जज बनना एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल है, और इसीलिए एएए खुद इसका बहुत कड़ा विरोध करता है। इसे लीगल कम्युनिटी में कैंडर पैराडॉक्स कहते हैं। कैंडर पैराडॉक्स। सोचिए, जब वो व्यक्ति मीडिएटर था, तब आपने अकेले में, जिसे एक्स पार्टे कम्युनिकेशंस कहते हैं, उसके जरिए उसे अपनी सारी कमजोरियां, अपने बॉटम लाइन और अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए, इस उम्मीद में कि वो समझौता करवा देगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर समझौता फेल हो गया और अगले ही दिन वही व्यक्ति आपका जज बनकर कुर्सी पर बैठ गया, तो क्या वो इंसान आपके उन सीक्रेट्स को अपने दिमाग से मिटा पाएगा? क्या वो निष्पक्ष रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये क्लॉज साफ चेतावनी देता है कि जब तक सभी पक्ष 100% लिखित सहमति ना दे, एक मीडिएटर को कभी भी आर्बिट्रेटर की भूमिका नहीं लेनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए, अगर कोई भी ऐसा इंसान हमें सुन रहा है जो बिजनेस चलाता है या वेंडर एग्रीमेंट साइन करता है, तो उसके लिए आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? मुझे लगता है टेक अवे यही है कि ये दस्तावेज सिर्फ उबाऊ कानूनी पन्ने नहीं हैं जिन्हें बिना पढ़े बस साइन कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं। ये अत्यधिक उन्नत कैलकुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं। दुनिया भर में अरबों डॉलर के बिजनेस को इन्हीं बारीक शब्दों की ड्राफ्टिंग के जरिए सुरक्षित किया जाता है। असली ताकत कोर्टरूम की बहस में नहीं, बल्कि उस दिन तय हो जाती है जिस दिन आप इस एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। एब्सोल्युटली। और ज्ञान तभी सबसे मूल्यवान होता है जब इसे बारीकी से समझा जाए। एकदम सही बात है। इन क्लॉजेस और इनके पीछे की साइकोलॉजी को समझकर ही कोई भी संस्था अपने अधिकारों की सही मायनों में रक्षा कर सकती है। और इस बेहतरीन एनालिसिस को खत्म करते हुए मैं एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल यहाँ छोड़ना चाहूंगा। श्योर। अगर इन प्राइवेट आर्बिट्रेशन क्लॉजेस के जरिए बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां वस्तुतः अपने स्वयं के अनुकूल कानून, अपने खुद के चुने हुए जजों और पूरी गोपनीयता के साथ एक निजी गुप्त न्याय प्रणाली या सीक्रेट जस्टिस सिस्टम बना सकती हैं, तो क्या न्याय का ये निजीकरण उन आम लोगों या छोटे व्यवसायों के मुकाबले एक अनुचित लाभ पैदा नहीं करता, जो आज भी धीमी, महंगी और संघर्षरत सार्वजनिक अदालतों की कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं? यह एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल है, जिस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। उन छुपी हुई प्रणालियों पर अपनी नजरें बनाए रखिए जो असल में इस दुनिया को चला रही हैं। गुड बाय।